आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर की जो कि हमारा अभी चल रहा है, जिसका कि नाम है अपवाह यानी कि ड्रेनेज। इस चैप्टर के अंदर जो पहला सेगमेंट था जिसके अंदर की नदियों के बारे में बताया गया था, उस चीज को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब यहां से दूसरा सेगमेंट प्रारंभ होता है जिसका कि नाम है झीलें। आपको बिल्कुल झील यानी कि लेक के बारे में बताया गया है। तो यहां पर हम लोग देखिए, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण झीलों को दिखाने का प्रयास किया है। वैसे भारत के अंदर झीलें बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, लेकिन यहां पर वही झीलें दिखाई गई हैं जो कि आपकी बुक के अंदर दी गई है। तो देखिए, अगर इस टॉपिक की हम शुरुआत करें झील की, तो उससे पहले बुक के अंदर बताया गया है, एक बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ना, क्या आप जानते हैं, उसके अंतर्गत बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है इसके 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें जो बचा हुआ भाग है यानी कि 29%, यहां पर क्या है, भूखंड पाया जाता है, जिसके ऊपर की हमारे महाद्वीप हैं या छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि समुद्र के बीच में है, महासागरों के बीच में भूमि वाला भाग, ये कितना है, 29%। उसके अलावा अगर बात करें जलीय क्षेत्र की पूरी पृथ्वी पर, तो ये कितना है, 71%। अब देखिए, जो जलीय क्षेत्र है 71%, अगर इसकी भी बात करें तो एक इसका भी बड़ा हिस्सा यानी कि 97% जो जल पाया जाएगा पृथ्वी के ऊपर, ये जल कैसा है, लवणीय जल है, यानी कि नमकीन पानी है जो कि महासागरों के अंदर पाया जाता है। या सामान्य भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि खारा पानी पाया जाएगा जो कि हमारे किसी उपयोग का नहीं है। अगर मीठे जल की बात करें तो देखिए 97 मैंने कैसा बताया, लवणीय जल है, तो बच कितना गया, 3% जो बचा है ये क्या है, अलवणीय जल है, मीठा जल है, जो कि मानव के उपयोग का होता है। इसके बाद देखिए, ये जो 3% मैं पानी आपको बता रहा हूं, इसके अंदर भी अगर विभाजित किया जाए कि कितनी मात्रा में पानी किस किस स्रोत के अंदर पाया जाता है, तो देखिए जो मीठा जल है इसका भी एक बड़ा हिस्सा, यानी कि हमारी पृथ्वी के धरातल पर कुल 71% भाग में क्या है, जल। अब ये जो जितना भी जलीय क्षेत्र है इसका 97 जो परसेंट है ये कैसा है, खारा पानी है, काम का नहीं। बचा कितना, 3%। अब 3% का भी 3 यानी कि 3/4, 3/4 भाग ये क्या है, ग्लेशियर्स के ऊपर स्थित है। जिस प्रकार की हमने हिमालय को पढ़ा था, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां होती है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, हिम नदी, हिमानी या फिर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये जो मीठा जल है उसी जल के हिमानी के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में विद्यमान रहता है। ये तो भारत का एग्जाम्पल दिया, बाकी आप देखेंगे जैसे कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, यहां पर भी क्या है, पानी इस प्रकार जमे हुए रूप में पाया जाता है। तो देखिए, अगर बात करें तो 1.6% अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसा है, अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल, यानी कि जो कि देखिए बोरवेल या फिर हैंडपंप के माध्यम से निकाला जाता है। वर्षा के बाद जो जल पृथ्वी की सतह के नीचे समाहित हो जाता है, ये क्या है, भूमिगत जल है, और ये कितना है, 1.6% है। उसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक बड़ा हिस्सा यानी कि देखिए 2.4% ये क्या है, ग्लेशियर्स में है, हिमानियों के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो कि मीठे जल का है वो ग्लेशियर्स के रूप में है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 0.001% ये कहां पर है, वाटर वेपर्स के रूप में है, यानी कि जलवाष्प के रूप में है, एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में जो देखिए वाटर वेपराइज होकर कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, और बादलों के रूप में रहता है ना। तो यही बात हो रही है यहां पर, 0.001% कहां पर है, वाटर वेपर्स के रूप में है। उसके बाद देखिए, अब काम की चीज है यहां पर कि 0.6% जो वाटर है ये किसके रूप में है, ये है देखिए रिवर्स के रूप में, नदियों के रूप में, और लेक यानी कि झीलों के रूप में। मीठा जल इस प्रकार से ये क्या है, हमारी पृथ्वी के ऊपर वितरण है। नदियों को हमने देख लिया है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आप लोगों को पता चला कि जो झीलें होती हैं ये क्या है,
पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अब देखिए पानी कैसा भी हो सकता है भाई, खारा भी होगा और मीठा भी होगा, लेकिन यहां पर हमने मीठे पानी की बात की है। 0.6% क्या है, नदियों और झीलों के रूप में पानी हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया था जल का वितरण किस प्रकार से है। तो यहां पर देखिए रिवर डिस्कस हो चुका है, तो झील नाम आता है लेक। अब झील क्या चीज है, झील देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा गर्त यानी कि गड्ढे की बात हो रही है, हमारी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा गर्त जिसके अंदर की पानी पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, झील कहा जाएगा। क्या समझा आपने, एक ऐसा गर्त पृथ्वी की सतह का जिसके अंदर क्या होगा, जल का जमाव है, जिसके अंदर जल जमा है, तो वो क्या है, उसी को क्या कहेंगे, झील कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब झीलें भी आकार प्रकार में कई प्रकार की हो सकती है भाई। आप देखेंगे कुछ झीलें बड़ी होंगी, कुछ बहुत ज्यादा छोटी होंगी, कुछ मीठे पानी की हो सकती है, कुछ खारे पानी की रहेगी। इन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि झीलें किस किस प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि कुछ बड़े आकार की झीलें जो आकार में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, विस्तृत भूभाग में पाई जाती है, इस प्रकार की झीलों को क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, यानी कि उनको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने सुना होगा डेड सी है, कैस्पियन सागर यानी कि कैस्पियन सी, सुनने में लगता है कि ये क्या है, समुद्र के प्रकार हैं, लेकिन असल में ये क्या है, झीलें हैं जो कि बहुत बड़े आकार की है, इसलिए इनको क्या कहा हमने, समुद्र कहा जाता है, सी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार की झीलों के आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन सी बड़ी झीलें हैं, जैसे कि कैस्पियन सी बताया मैंने आपको, कैस्पियन सी या फिर कैस्पियन सागर झील इसको कहा जाता है, झील ही है, सागर लगा है इसके पीछे। तो कैस्पियन सी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की खारे पानी की बोलिए या फिर बोलिए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। अगर यह पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह भी कैस्पियन सागर है। अब ये मिलेगी कहां पर, ये देखिए, ये आपको कई देशों की बाउंड्री पे मिलेगी। जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे, देखिए ईरान है, ईरान, रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान, इन देशों से घिरी हुई है कैस्पियन सागर झील जो है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने देश के साथ ये सीमाएं इसकी लग रही है, तो आप लोग इसके आकार को सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इसका आकार होगा। तो ये कैस्पियन सागर झील की बात हुई। दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसको कि हमने क्या कहा, डेड सी यानी कि मर्त सागर इसको कहा जाता है, और ये कहां पर है, जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री पर है। डेड सी कहां पर है, जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री पर है, बड़े आकार की झील है, इसलिए इसको क्या कहा हमने, डेड सी इसको नाम दिया है। उसके बाद देखिए एक है अरल सी या फिर इसी को क्या कहते हैं, अरल सागर इसको कहा जाता है। ये कहां पर है, देखिए कजाकिस्तान और जो अजरबैजान है इसकी बाउंड्री पर स्थित है, दोनों देश की सीमाओं के बीच में स्थित है अरल सी। बड़े आकार की झीलें तो क्या कहा, सागर कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, सी कहा जाता है। कुछ छोटी झीलें भी होती हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर जो भी लिखे गए हैं ये क्या है, अपने आप में छोटी झीलें ही हैं ये इनकी तुलना में, ठीक है। वैसे इसके अंदर भी देखेंगे कि भारत की जो झीलें हैं उसके अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है, सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ झीलें तो ऐसी होती हैं जो कि स्थायी झीलें होती हैं, यानी कि हमेशा बनी रहती है, और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो कि मौसमी होगी, यानी कि वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो उन झीलों में जल इकट्ठा होगा। कुछ झीलें ऐसी हैं जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि लगातार वहां से जो ग्लेशियर्स हैं पिघलते हैं, झीलों के अंदर पानी आता रहता है। या फिर कुछ झीलें ऐसी भी हो सकती हैं जिसके अंदर की नदियां आकर अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार की झीलों में जल हमेशा बना रहेगा, जबकि जो मानसूनी झीलें हैं ये क्या है, मौसमी झीलें, ये वर्षा के समय पर आपको दिखाई देगी, वैसे ये इनका पानी जो है वो सूख जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो झीलें हैं उनके अगर हम देखें कि जो झीलों का आकार प्रकार या फिर किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, या फिर मान लीजिए कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं, सभी चीजों को एक ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे
गोखुर झील की। अब ये गोखुर झील क्या है, तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि गोखुर झील ऐसी झील यानी कि जो गाय का खुर होता है उसकी बात हो रही है, गोखुर झील। तो ये चीज हम लोगों ने देखी नदी के अंदर भी डिस्कस की थी कि नदी जब पर्वतों से निकलती है तो उसका जो प्रवाह है यानी कि जो वेग है वो काफी ज्यादा तेज होता है। उसके अलावा अगर बात करें जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में आती है जहां पर ढलान कम होता है तो नदियां यहां पर आके क्या करती हैं, जहां भी रास्ता मिलता है वहीं से प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। तो वो देखिए सांप की तरह इस प्रकार रेंगते हुए स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। तो इसको हमने क्या कहा था, विसर्प कहा जाता है, यानी कि नदी इस प्रकार से चलेगी, ये विसर्प बनाएगी, जहां रास्ता मिला वहीं से। कुछ समय बाद क्या है कि ये जो पानी है, पानी की धारा, ये इस रास्ते को काटकर सीधा इसके अंदर मिल जाती है और नदी इस प्रकार प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। अब यहां पर ये जो पानी का क्षेत्र बच गया है तो ये देखिए क्या होगा, एक झील की स्ट्रक्चर में बच गया है, इसके अंदर पानी भी इकट्ठा रहेगा। तो ये जो झील का निर्माण यहां पर हुआ है, ये कौन सी झील है, गोखुर झील कहा जाता है इसको। ठीक है, कौन सी झील बन गई, गोखुर झील। और किससे बनी, नदी के विसर्पण करने से बनी है, विसर्प से बनी है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग दिखते जाएंगे। तो यहां पर आप लोग देखेंगे जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहां पर एक झील जिसका की नाम है वुलर झील। तो ये वुलर झील जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये गोखुर झील का एग्जाम्पल है। नदी के विसर्पण की वजह से ये बनी है। अब किस नदी के विसर्पण से बनती है, तो देखिए यहां से एक नदी निकलती है, वेरीनाग जो झील है इसके समीप ही। तो यहां पर देखिए नदी जिसका की नाम है झेलम। तो झेलम नदी यहां से निकलती है तो उसके विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल भी हो गया यहां पर। इसके अलावा देखिए जो वुलर झील है ये इसके अंदर यानी कि इसके निर्माण में जो भूगर्भिक एक्टिविटीज है यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो भी हलचल हो रही है, जो भी भौगोलिक क्रियाएं हो रही हैं, भूगर्भिक क्रियाएं हो रही हैं, उसका भी इसमें हिस्सा है, उसकी वजह से भी इसका निर्माण हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल में आपने देखा वुलर झील, जिसको किस प्रकार की झील कहा हमने, गोखुर झील इसको कहा है। वुलर झील के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि ये भारत की क्या है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखेंगे, पूछे जाते हैं मीठे पानी की झील है कौन सी, वुलर झील। पूछा जाए एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। ये चीज ध्यान रखना है। अगर विश्व की पूछी जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, सुपीरियर लेक है। ठीक है, सुपीरियर झील है उत्तरी अमेरिका में, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए अन्य जो झील का नाम यहां पर बताया गया है बुक के अंदर, ये है लैगून झील। अब लैगून झील क्या होती है, ये चीज हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी। तो उसके अंदर देखिए जब यहां पर देखिए लैगून झीलें कहां पर पाई जाएगी, जो समुद्रीय तट है इन किनारों पर निर्माण होगा इसका। तो यहां पर क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ये वाला जो तट है ना, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं कि ये जैसे तट है उड़ीसा का। अब ये तट है, यहां पर देखिए समुद्र की लहरें आ रही हैं इसके अंदर। मान लीजिए ये तट इस प्रकार से यहां अंदर तक है, समुद्र का जल यहां अंदर आता है तट में इस प्रकार से। लेकिन कुछ समय बाद ये जो जल है ये वापस नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए जो बाउंड्री है, यहां पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा हो गया है, अवरोध या फिर रोधिका का निर्माण हो गया यहां पर। वो देखिए समुद्र की लहरें जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो अपने साथ में क्या बालू के कण लेके आती है साथ में, या तो उन कणों को जमा दिया गया है या फिर हवा के द्वारा ही मिट्टी वगैरह को लाकर यहां पर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये पानी बाहर नहीं निकल पा रहा और ये क्या हो गया, यहां पर एक झील का निर्माण हो गया है। इस प्रकार बनी हुई झीलें क्या कहलाएंगी, लैगून झील कहलाएंगी, अनूप झील भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। केरल के तट पर अगर इस प्रकार की कोई झील पाई जाती है तो केरल में इन्हीं झीलों को कयाल कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे। अब इन झीलों के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सी झीलें लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां से इंपॉर्टेंट जो है चिलिका झील है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील। ये क्या है, लैगून झील का एग्जाम्पल है। चिल्का झील के बारे में याद रखेंगे
कि ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये कौन सी है, चिल्का झील है। ठीक है, अब देखिए निर्माण कैसे हो रहा है, समुद्रीय जल से ही हो रहा है, और समुद्र का जो पानी है ये कैसा होता है, खारा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि चिल्का जो झील है ये किस तरह की झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, जो लेगून होती है क्या है, खारे पानी की झील होती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है, चिल्का। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का। इसके बाद इसी प्रकार की झील का एग्जाम्पल लेगून का पुलिकट। पुलिकट देखिए ये कहां पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है आपको यहां पर देखने को मिलेगी, पुलिकट लेक। और देखिए इसके बारे में ध्यान रखना है, ये क्या है, सेकंड सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पुलिकट झील। ये चीज ध्यान रखनी है। और पुलिकट जो झील है इसी के बीच में एक देखिए क्या, एक द्वीप स्थित है, एक टापू स्थित है। झील के बीच में भी एक टापू का निर्माण हुआ है जिसका भी क्या नाम है, देखिए श्रीहरिकोटा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, रॉकेट वगैरह का यहां से परिक्षेपण किया जाता है। ये चीज याद रखेंगे। तो 3 एग्जाम्पल किसके देखे आपने, एक और एग्जाम्पल कोलेरू जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, लेगून प्रकार की झील का एग्जाम्पल है। और कोलेरू कहां पर स्थित है, देखिए कल भी हमने पढ़ा था कि ये यहां से एक नदी जिसका कि नाम है गोदावरी और यहां पर कृष्णा, तो दोनों नदियों का जो डेल्टा बनता है उसके बीच में ये स्थित है कोलेरू झील। तो ये चीज हुई लेगून के बारे में। उसके बाद देखिए कुछ होती हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील जैसे कुछ तो जैसे लेगून भी होगी, समुद्री झीलें, लेकिन खारे पानी की ऐसी झील जिनका कि निर्माण किससे हो रहा है, वायु के द्वारा होता है, पवन के द्वारा। बहती हुई वायु यानी कि पवन, हवाएं क्या करती है, तेज गति से बहती हुई गड्ढों का निर्माण कर देती है, और उसके अंदर जब पानी आता है तो ये झीलों का निर्माण करती है। और किस प्रकार की झीलें, खारे पानी की झीलें। ये झीलें कहां पर पाई जाएंगी, देखिए खासकर आप देखेंगे राजस्थान वाले क्षेत्र में, जैसे कि सांबर का नाम आपने सुना होगा। सांबर झील यानी कि एक खारे पानी की झील है, नमक का उत्पादन किया जाता है यहां से। पंचभद्रा राजस्थान के अंदर खारे पानी की झील। इसके अलावा डीडवाना है, ये भी क्या है, खारे पानी की झील है, और कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, और पवन के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये जो झीलें अब जो राजस्थान के क्षेत्र में पाई जा रही है, इनका जल कैसा होता है, खारा, और यहां से नमक भी बनाया जाता है, जो कि इस चीज को प्रमाणित करता है कि यहां पर पहले कभी क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर के बारे में हमने पढ़ा था ना, ये जो हिस्सा है ये यूरोपियन प्लेट थी, और जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। बीच में क्या था, टेथिस सागर। जब ये भूमि टकराई दोनों आपस में तो हिमालय का निर्माण हुआ। अब यहां पर ये खाली झीलें जो हैं ये क्या शो करती है कि यहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था, तभी तो यहां से नमकीन जो है, लवणीय जल है, लवणीय जल जो है वो निकलता है, और उसकी वजह से नमक की भी फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद देखेंगे कुछ मीठी झीलें। मीठी झीलें देखिए वैसे हम पढ़ ही रहे हैं, अभी देखा हमने जो वूलर झील है, डल झील है, ये सब क्या है, मीठे पानी की झील है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने की भाई जो मीठे पानी की झील है अधिकतर वो कहां पर मिल रही है, आपको हिमालयी क्षेत्रों से मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हिमालय पर ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर क्या कैसे बनते हैं, ग्लेशियर देखिए जो हिम बिंदु से ऊपर की जो भूमि रहती है वहां पर क्या होगा कि जो जलवाष्प है या फिर जो वर्षा होती है ना, वो कैसे होती है, बर्फ के रूप में ही होती है। तो इस प्रकार से ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो जलवाष्प के अंदर जो जल है, वर्षा के रूप में जो जल है, ये मीठा पानी होता है, इसलिए जो झीलें मिलेंगी वो मीठे पानी की झीलें मिलेंगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे मीठे पानी की झीलें की, जैसे कि देखिए वूलर झील है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही आपकी डल झील है, उसके बाद उत्तराखंड में आप देखेंगे भीमताल और नैनीताल। ये सब क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं, ये चीज ध्यान रखना है। लोकटक झील है इसके अलावा, ठीक है, लोकटक के बारे में ध्यान रखना है। ये जो हमारा
पूर्वोत्तर भारत है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। और पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। यहां पर एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जिसको भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो ये झीलें हो गई। उसके अलावा अभी मैंने बताया कि मीठे पानी की झीलें मिलेंगी, क्योंकि यहां पर क्या रहता है, ग्लेशियर्स होते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए कि ये साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि निर्माण कैसे हुआ और झीलों का प्रकार ये इकट्ठा ही चल रहा है। तो हिमालयी क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर जो झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हो गई, और इनका निर्माण कैसे होता है, ग्लेशियर्स के द्वारा ही होता है, हिमानियों के द्वारा ही होता है। जब देखिए जो नदियां हैं जमे हुए रूप में जब रहती है तो इनको क्या कहा जाता है, इनको ही हिम नदी कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। जब थोड़ा सा पिघलने के बाद ये बहना प्रारंभ करती है तो जो ठोस सतह होती है ग्लेशियर की, ये क्या करती है, जो नीचे की सतह पर जो चट्टानें हैं उनका तेज गति से अपक्षय करती रहती है। अब अपक्षय करने से क्या होगा, अपर्दन करने से क्या होता है कि चट्टानों के नीचे बहुत बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। उसके बाद जब हिम नदी वहां से निकल जाती है या फिर पिघल जाता है हिम नदी के जो बर्फ के रूप में जमा पानी, तो उन गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से झीलों की फॉर्मेशन होती है इस प्रकार से। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया और थोड़ा टाइप भी बताया। उसके बाद देखिए कुछ जो झीलें हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ब्लॉकेज के द्वारा होता है। ब्लॉकेज यानी कि अवरोध आ जाता है। जैसे कि ये कोई हिम नदी है, ये कोई हिम नदी है, इस प्रकार से मान लीजिए क्षेत्र के अंदर ये बह रही है, जमे हुए रूप में इस प्रकार से ये ग्लेशियर जो है बह रहा है, हिम नदी। लेकिन मान लीजिए कि इसके रास्ते में इस प्रकार से कोई चट्टानों के टुकड़े आ गए, तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से ये ब्लॉक हो गई हिम नदी यहीं की। उसके बाद ये पानी मेल्ट हुआ, आइस मेल्ट हुई, तो ये एक झील के रूप में हमें दिखाई देगी, जो कि लंबवत झीलें होंगी, लंबी लंबी इस प्रकार की झीलें बनेगी ब्लॉकेज से। ठीक है, जैसे कि ये वैसे तो ये आप देखेंगे जो लेगून झीलें हैं इसके अंदर भी क्या होता है, अवरोध ही उत्पन्न हो जाता है कि समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, बाहर नहीं जा पाता। इस प्रकार से भी झीलों का यहां पर फॉर्मेशन हुआ, तो ब्लॉकेज के द्वारा है। और हम देखेंगे, देखिए जैसे कि भूगर्भिक क्रिया के परिणाम स्वरूप, भूगर्भिक क्रिया से यानी कि देखिए पृथ्वी के धरातल जो है ये क्या है, प्लेटों के रूप में विभक्त है। ये प्लेटें गति करती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, कई प्रकार की गतियां करती हैं। तो उसके फलस्वरूप भी क्या है कि झीलों का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए एक सागर, मान लीजिए एक सागर है, यहां पर एक समुद्र का क्षेत्र है जिसका कि नाम है ब्लैक सी। ये काला सागर है आपका, काला सागर। अब क्या हुआ था काला सागर के केस में, देखिए पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट टेक्टोनिक्स की या फिर मान लीजिए भूगर्भिक जो एक्टिविटीज है उनके चलते क्या हुआ कि ये यहां का कुछ क्षेत्र भूमि का ऊपर उठ गया, कुछ क्षेत्र ऊपर उठ गया ये अचानक से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर देखिए इस क्षेत्र के अंदर जो पानी आया था ये वापस उसके अंदर नहीं जा पाया, काले सागर में ये नहीं जा पाया। तो यहां पर ये पानी की एक अलग से बॉडी बन गई। इसका मतलब यहां पर एक झील का निर्माण हो गया। और ये कौन सी झील है आप देखेंगे इसके बारे में, देखिए ये कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सागर झील है, इस प्रकार से उसका निर्माण हुआ। कैस्पियन सागर झील का कैसे कि काला सागर में ही पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है इसका ऊपर ये उठ गई, जिसकी वजह से ये पानी यहां पर अलग से आ गया, उसके अंदर जा नहीं पाया, तो एक झील बन गई जिसको कि कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। और इससे निर्मित हुई है, तो काला सागर से इसका मतलब खारा जल है इसके अंदर पाया जाएगा, इस चीज से पता चलेगा। उसके अलावा देखिए कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो कि नदियों पर बांध बनाकर बनाई जाती है। इसका मतलब है कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, कृत्रिम रूप से बनाई जाएगी झीलें, उनको क्या कहेंगे, मानव निर्मित झील कहा जाएगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जो ग्रीन डॉट आप लोग देख रहे थे ये कैसी झीलें थी, प्राकृतिक झीलें, नेचुरल। जो रेड डॉट आप अब जो देखेंगे ये क्या है, मानव निर्मित झील के एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए यहां पर है गोविंद सागर। गोविंद सागर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और जो सतलुज नदी है यहां पर बांध बनाकर पीछे की तरफ जो पानी इकट्ठा किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है, गोविंद सागर उसको कहा जाता है। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल देखिए, राजस्थान के क्षेत्र में आप देखेंगे राणा प्रताप सागर, चंबल नदी के पानी को रोककर बनाया गया है।
इसी प्रकार राजस्थान में ही जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी के ऊपर ही बनाई गई एक कृत्रिम झील है। उसके अलावा ये देखिए नागार्जुन सागर, ये कहां पर है, तेलंगाना में है, और कावेरी नदी के पानी को रोककर इसका, कृष्णा नदी के है, ठीक है, कृष्णा नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि प्राकृतिक झीलें और कुछ मानव निर्मित झीलें, क्रियाकलाप भी, एक्टिविटी भी दी गई है आपकी बुक के अंदर कि आप लोग सूची बनाएं कि कौन कौन सी मानव निर्मित झीलें और कौन कौन सी प्राकृतिक, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नदी के बांध द्वारा हो गई। उसके बाद एक होता है क्रेटर झील। क्रेटर झील यानी कि जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी का जो देखिए मुख होता है जहां से कि लावा वगैरह निकला था, तो इस झील ये क्या है कि ये जो मुख है मृत ज्वालामुखी का, जब वर्षा होगी तो यहां पर जल इकट्ठा हो जाएगा, झील की फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से क्या बना, ये जो झील बनी इसको क्या कहेंगे, क्रेटर झील कहा जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, ये क्या है, एक क्रेटर झील का उदाहरण है। इस प्रकार से अब देखेंगे कि ये जो झीलें होती हैं इनका लाभ क्या क्या है, क्या क्या झीलों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। देखिए अब जो झीलें होती हैं ये नदी के बहाव को कंट्रोल करने का कार्य करती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में नदी बह रही है और नदी के अंदर जो पानी का आयतन है अगर वो अचानक से बढ़ जाए, बाढ़ की स्थिति बन गई है, अगर उसी क्षेत्र में कोई झील है तो क्या होगा, जब नदी का पानी बढ़ेगा तो जो झील के अंदर इसका पानी स्टोर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, नदी का बहाव कंट्रोल होगा, ठीक है, बाढ़ की स्थिति कम बनेगी। उसके बाद अगर गर्मियों का सीजन है, भाई वाष्पीकृत हो गया है बहुत ज्यादा पानी, वर्षा नहीं हो रही है, नदी का वाटर लेवल कम हो गया है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि झीलों का पानी नदियों को भाई क्या करेगा, उनके बहाव को कंट्रोल करता है, ठीक है, दोनों सीजन में ही, यानी कि जब तेज बहाव हो या कम हो, इस प्रकार से नदी के बहाव को कंट्रोल करता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जल विद्युत भी बनाई जाती है। यहां पर जैसे कि गोविंद सागर वगैरह बांध है, कृत्रिम झीलें है, लेकिन यहां पर क्या है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह इस तरीके के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जिनसे कि बिजली वगैरह का भी निर्माण किया जाता है। ये क्या करते हैं, आसपास की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो जलीय पारितंत्र है इसको बनाए रखते हैं, ठीक है, जल के अंदर जो जीव है उनका जो आपस में परस्पर संबंध है उसको ये बनाए रखते हैं इस प्रकार से। और क्या करते हैं, देखिए प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं झीलें, ठीक है, और पर्यटन के उद्योग को डेवलपमेंट इनके द्वारा किया जाता है झीलों के द्वारा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर डल झील है, वुलर झील, इस प्रकार से। तो झील क्या है, पिकनिक स्पॉट रहता है लोगों के लिए, हमेशा से ही लोग इन जगहों पर घूमना काफी पसंद करते हैं। डल झील के अंदर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ का पर जो पर्यटन उद्योग है इसकी वजह से काफी बढ़ रहा है, झीलों की वजह से, ठीक है। यहाँ पर कुछ नावें भी चलती हैं जिनको कि शिकारा कहा जाता है, ठीक है, जैसे ये टॉपिक प्रारंभ होता है बुक में बताया गया है। शिकारा क्या है, छोटी छोटी चपटी नावें होती है लकड़ियों की बनी हुई, या घर की नावें भी रहती है, वो अलग है, जिनके ऊपर घर बने रहते हैं इस प्रकार से। तो शिकारा क्या है, छोटी नावें हैं जो कि कहां पर चलती है, इन झीलों के अंदर चलती है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो ये इनके झीलों के लाभ थे। उसके बाद एक देखिए टॉपिक के अंदर ये है कि भाई नदी का आर्थिक महत्व, नदियों का आर्थिक महत्व, यानी कि इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है नदियों का, ये क्या है, आर्थिक महत्व। तो देखिए नदियों के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कोई भी सभ्यता ले लीजिए, सभ्यताओं से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के होते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, किस नदी के किनारे पनपी, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, इस प्रकार के। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि नदियां जो हैं वो देखिए हमेशा से ही मनुष्य का क्या है भाई फेवरेट स्थल रहा है। जल जो है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और कीमती संसाधन है, जो कि हर एक इंसान के लिए, जानवर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल है तो जीवन है, यानी कि जहां पर जल मिलेगा इसका मतलब क्या है, वहीं पर आपको जीवन की संभावनाएं मिलेंगी। जैसे कि आप देखिए टीवी शो देखते हैं मैन वर्सेज वाइल्ड, तो उसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि भाई जो कैरेक्टर है उसका हीरो लास्ट में देखिए जब वो किसी नदी के किनारे पहुंच जाता है तो वो क्या समझता है कि अब वो अपनी जगह पर पहुंच चुका है। उसके बाद वो क्या करता है, देखिए नदी के किनारे किनारे जाना प्रारंभ करता है, उसको पता रहता है कि आगे चलकर क्या मिलेगी,
कोई ना कोई बस्ती, कोई ना कोई मानव का निवास जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नदी है, नदी ही लाइफलाइन होती है, यहीं पर जीवन की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से तो आप लोग देखेंगे कि भाई प्राचीन काल में भारत में भी नदियों के निकट निकट कोई छोटे छोटे गांव बसाए गए होंगे, जो कि आज देखिए चलकर महानगर बन गए हैं, बड़े बड़े शहर है। वो पूछे भी जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कुछ भाई कौन कौन से नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं। जैसे कि हम लेंगे आगरा। आगरा कहां पर बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यूपी के अंदर। उसके बाद देखिए जो कलकत्ता है, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में। यानी कि भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े बड़े कस्बे, सब कहां पर बसे हुए हैं? किसी न किसी नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। आप लखनऊ को देखेंगे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा देखिए श्रीनगर देखेंगे, जो कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा देखिए उसके अलावा मैसूर आप देखेंगे। मैसूर जो है ये कहां पर है? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से ये देखो, कभी बसे होंगे तो इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे मोटे गांव होंगे, लेकिन आज क्या है? एक बड़े शहर के रूप में विस्तृत है। तो ये महत्व भी बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए आजकल क्या है? सिंचाई का बड़ा महत्व है। देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, सबके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करना कृषि से ही संभव है। और कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सिंचाई के साधन होंगे, नदियां होंगी, तभी क्या होगा? कृषि भी अच्छी होगी। इस प्रकार से तो सिंचाई के लिए है, विद्युत का निर्माण किया जाता है नदियों पर। ये सब चीजें आप लोगों को पता है, ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता इनमें नहीं है। इसके बाद देखिए इन नदियों के संरक्षण के लिए, जो भारत में जो नदियां बह रही हैं, इनके संरक्षण के लिए, संरक्षण कैसे? कि भाई नदियों के अंदर जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसको कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए। उसके अलावा जो नदी के अंदर जो पानी है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक पहल आरंभ की गई थी। कब? 1985 के अंदर, जिसका कि नाम क्या है? ये चीज नोट करेंगे। इसको कहा जाता है, देखिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब की है? 1985 की है। इसके थ्रू देखिए क्या किया गया था? 1985 के अंदर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसको कि GAP कहा जाता है, गंगा एक्शन प्लान। गंगा के अंदर से प्रदूषण को खत्म करने के लिए, पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए तो गैप का प्रारंभ किया गया था, गंगा एक्शन प्लान का। उसके बाद ये कार्यक्रम जो था बेहद सफल रहा। इसके बाद देखिए इसका जो GAP है, गंगा एक्शन प्लान का, इसका सेकंड फेज जो है वो लॉन्च किया गया। अब सेकंड फेज जब लॉन्च किया गया GAP का सेकंड फेज, तो इसके साथ में देखिए एक चीज और भी इसके साथ की गई प्रारंभ, जिसका कि नाम क्या था? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसको भी प्रारंभ किया गया। तो यही है क्या? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जो कि 1985 में प्रारंभ हुई थी। लक्ष्य क्या क्या है? यही नदी का प्रदूषण कम करना, पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सब चीजें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। और जो टॉपिक नंबर 3 था ड्रेनेज यानी कि अपवाह, इस टॉपिक को हमने समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो अगला हमारा टॉपिक है जलवायु के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो उससे पहले आप लोग क्या करें? अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें, चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।